हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया एजे स्टेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका सेकंड यूनिट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कनेक्शंस के हम बात कर रहे हैं आपके पास रिवेटेड कनेक्शन एंड बोल्टेड कनेक्शंस की। इसके अब तक हमने टोटली 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अब तक मेरे प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किए हैं तो पहले आप उन सभी प्रीवियस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शंस के लास्ट पार्ट की, यानी कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं आपके पास, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इस पार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ ब्रैकेट कनेक्शन। देखिएगा किसकी बात की जा रही है, आपके पास ब्रैकेट कनेक्शंस की बात की जा रही है। तो आप सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि आपके पास ब्रैकेट कनेक्शंस बोला जा रहा है। अब ब्रैकेट कनेक्शन में उसने क्या बोला है कि डैश इज द साइलेंट फैक्टर इन द डिजाइन। ब्रैकेट कनेक्शंस के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ब्रैकेट कनेक्शंस पे आपकी एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास जो लोड लग रहा है वो आपका कहाँ एक्ट कर रहा है। अगर लोड आपके मेंबर के सीजी से पास कर रहा होता तो उस समय आपकी इसेंट्रिसिटी जीरो मानी जाती है। क्लियर है, इसेंट्रिसिटी जीरो। बट जब हम ब्रैकेट कनेक्शंस की बात करते हैं तो ब्रैकेट कनेक्शन में जो आपका लोड रहता है वो आपके मेंबर के सीजी से पास नहीं करता। जब मेंबर के सीजी से पास नहीं करता, यानी कि वो मेंबर के सीजी से अवे पास करता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड होती है। और जब इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड होती है तो ब्रैकेट कनेक्शंस में जो आपका टेक ए मोमेंट आता है वो आपके पास लोड इनटू इसेंट्रिसिटी आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपके पास इसी क्वेश्चंस के साइलेंट फीचर्स की, तो अगर हम बात करते हैं कि इफ क्या हो हमारे पास कि लोड, अगर लोड इज नॉट पासिंग थ्रू द, कहां से पास नहीं करेगा सर? पासिंग सीजी ऑफ द मेंबर, सीजी ऑफ द मेंबर, मेंबर से क्या नहीं करेगा सर? पास नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में इसेंट्रिसिटी शुड नॉट बी जीरो। और जब इसेंट्रिसिटी शुड नॉट बी जीरो नहीं होगी तो टेक ए मूवमेंट, तो उस कंडीशन में टेक ए जो मेरा मूवमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा P इंटू ई हो जाएगा। जहां पे अगर मैं बात करता हूं इस P की, तो सर ये P क्या है मेरे पास? ये P सर मेरे पास लोड है। और अगर मैं बात करता हूं इस E की, तो ये मेरे पास इसेंट्रिसिटी है। क्या है? इसेंट्रिसिटी है। तो अगर हम यहां से इस क्वेश्चन का आंसर कहें कि जो सर आपके पास साइलेंट फैक्टर्स होगा ब्रैकेट कनेक्शंस का, वो हमारे पास लोड एंड इसेंट्रिसिटी होगा। जी हाँ, तो देखिएगा पहला बोला लोड ओनली, दूसरा बोला लोड एंड इसेंट्रिसिटी, तीसरा बोला इसेंट्रिसिटी ओनली, और चौथा बोला प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील ओनली। तो अगर हम बात करते हैं साइलेंट फैक्टर्स की, तो साइलेंट फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे रहा सर आपके पास क्या? लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। तो आपका जो राइट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? यस सर। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा सेकंड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ ट्रस, किसकी बात की जा रही है? ट्रस मेंबर की बात की जा रही है। द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ ए मेंबर टू ए घसट प्लेट इज। तो उस कंडीशन में आपको कितने नंबर ऑफ रिविट्स रिक्वायर्ड होंगे? तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी भी प्लेट्स की बात करते हैं तो उसके एंड पे जो आपके पास कम से कम रिविट होने चाहिए वो हमारे पास 2 होने चाहिए। वो चाहे आपका ट्रस मेंबर हो, चाहे आपका टेंशन मेंबर हो, चाहे आपका कंप्रेशन मेंबर हो। तो उस कंडीशंस में एज पर आईएस किसके मुताबिक बोल रहे हैं हम? आईएस 800 2007 के मुताबिक बोल रहे हैं कि जो सर मेरे पास यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ रिविट जो होना चाहिए वो आपके पास, नंबर ऑफ रिविट्स जो होने चाहिए वो आपके पास 2 होने चाहिए। क्लियर है? ये आपके कोड ने कहा गया है। क्लियर है? और अगर मैं थर्ड पॉइंट बोलता हूं कि थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट आपकी क्या होनी चाहिए सर? ये सर 3 to 12 mm के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स है जो आपको पहले से ही क्लियर होने चाहिए। तो इनको आप अंडरलाइन कीजिएगा कि नंबर ऑफ रिविट्स कितने होने चाहिए सर? 2 होने चाहिए। और थिकनेस ऑफ प्लेट कहां से कहां वेरी करनी चाहिए सर? 3 से 12 mm के बीच में वेरी करनी चाहिए। क्लियर है? दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड lies in the plane of rivet group then the rivet are subjected to।
कि जब आपके पास जो एक्सिस ऑफ लोड है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, आपके पास एक रिविट ग्रुप पर लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका रिविट होगा वो किससे सब्जेक्टेड होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो रिविट होगा ओनली सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस ओनली। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका ए हो जाएगा, ओनली शेयर स्ट्रेस वहां पे एक्ट होगी। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रिविट एज कंपेयर टू शॉप रिविट। देखिए फील्ड रिविट की जो स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर शॉप रिविट क्या होती है, तो देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था ये, और मैं फिर से बता रहा हूं। एक होता है सर हमारे पास शॉप ड्रिवन रिविट, सॉरी शॉप ड्रिवन से पहले आपको याद होना चाहिए, एक होता है सर पावर ड्रिवन रिविट होता है, और दूसरा मेरे पास हैंड ड्रिवन रिविट होता है। पावर ड्रिवन रिविट मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक शॉप ड्रिवन रिविट होता है और एक सर मेरे पास फील्ड ड्रिवन रिविट होता है। यहाँ पे हम इसकी एक्सियल की वैल्यू भी देखते हैं सर, इसकी हम शेयर की वैल्यू भी देखते हैं, और इसकी सर हम बेयरिंग की वैल्यू भी यहाँ पर देखते हैं। ये हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा है। यहाँ पे सर एक्सियल में कितनी रहेगी सर, आपके पास 100 मेगा पास्कल रहेगी, शेयर में भी कितनी रहेगी सर 100 मेगा पास्कल रहेगी, और बेयरिंग में 3 गुना हो जाएगी, 300 मेगा पास्कल बन जाएगी। क्लियर है? बट जब हम बात करते हैं किसकी सर एफडीआर की, तो ये 10% का रिडक्शन होता है, तो 90 मेगा पास्कल हो जाता है यहाँ पे भी सर 90 मेगा पास्कल, और यहाँ पे भी सर आपके पास 90 मेगा पास्कल हो जाती है। और अगर हम हैंड ड्रिवन की बात करते हैं तो ये 80 मेगा पास्कल हो जाती है आपके पास, ये भी सर 80 मेगा पास्कल। और अगर हम बात करेंगे 80 का 2 गुना, यहाँ पे 90 का 2 गुना करिएगा भाई, तो ये कितना आएगा सर 270 मेगा पास्कल, और 80 का 240 होता है, बट यहाँ पे दिया कितना है 250 मेगा पास्कल दिया गया है। क्लियर है? तो इस सारी की सारी वैल्यूज क्या कर दी हमने, नोट कर दी है। तो जो आपके फील्ड रिवर की स्ट्रेंथ होती है कंपेयर शॉर्ट इक्वल होती है सर, इक्वल नहीं होती है, 90% होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर यहाँ पर 90%, तो बी इज द राइट आंसर हो गया है यहाँ पर। क्लियर है? और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे कितना रिडक्शन किया जाता है, ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम 10% का डिक्रीमेंटल करते हैं, यहाँ पे भी 10% का, और यहाँ पे भी हमारा 10% का किया जाता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द ग्रॉस डायामीटर ऑफ 14 mm नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिविट। बिल्कुल सही, बहुत सिंपल है, ये भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं कि इफ हमारे पास क्या है नॉमिनल डाया दिया गया है, अगर नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट क्या हो हमारे पास सर लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, तो वहां पे हम कितनी क्लियरेंस देते हैं, हम देते हैं सर प्लस 1.5 mm क्लियरेंस देते हैं। क्लियर है? एज पर IS 800 2007 के मुताबिक। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पे डी ओ निकालना है, नहीं कि ग्रॉस डाया निकालना है, तो यहाँ के नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm, तो यहाँ पे हो जाएगा सर डी कितना दिया गया है मेरे पास 14 mm दिया है, तो 14 प्लस 1.5, तो डी नॉट कितना हो जाएगा मेरे पास सर यहाँ पर 15.5 mm हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ये होल डाया आएगा। ठीक है, जो आपका रिविट के साइज को स्पेसिफाइड करेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर की, तो आपके पास राइट आंसर क्या हो गया है सर, ए फॉर अंबाला, अंबाला इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि डैश इज अ टाइप ऑफ रिविटेड जॉइंट्स, ये किस टाइप का जॉइंट्स है। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि जब मैं क्या करता हूं दो प्लेट्स को एंड टू एंड कनेक्ट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास सर बट जॉइंट हो जाएगा। तो पहले तो आप ये पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या किया है, दो प्लेट्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, एक मेन प्लेट आपके पास ये है और एक मेन प्लेट आपके पास ये है। ठीक है, तो दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, तो कौन सा ज्वाइंट होगा सर बट ज्वाइंट। तो कहीं आपको ऑप्शन में बट ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, जी हाँ मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है बट ज्वाइंट। अब देखिएगा, अब जो ये बट ज्वाइंट है मेरे पास, इसको मैं सर सिंगल कवर प्रोवाइड करूंगा, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको सिंगल कवर बट ज्वाइंट नाम दिया जाएगा। अगर मैं सर इसकी दोनों तरफ कवर प्रोवाइड करूंगा तो डबल कवर बट ज्वाइंट नाम दिया जाएगा। अब सर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्ट सर हम किससे करेंगे सर, आपने रिविट और बोल्ट से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहां से क्या कर दिया, रिविट और बोल्ट से कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे पास डबल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट हुआ। तो अगर मैं इसकी नेमिंग बताना चाहूं तो ये बन जाएगा सर मेरे पास डबल रिवेटेड डबल कवर
डबल कवर बट ज्वाइंट हो गया आपके पास। क्लियर है? तो ये देखिएगा आपने किस तरह से इसकी नेमिंग को याद किया, तो आपको बनाना भी आना चाहिए। बट आज तो आपके पास सिंगल ही कवर है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल कवर बट ज्वाइंट यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चंस भी मैं करवा चुका हूं कि इन डबल रिविटेड डबल कवर ज्वाइंट, डबल रिविटेड का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रिविट कितने दे दिए गए हैं आपके पास? 2 दे दिए गए हैं। और बोला उसने डबल कवर बट ज्वाइंट। देखिएगा जब डबल कवर बट ज्वाइंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 2 होंगे। एक शेयर यहाँ पे होगा आपके पास और दूसरा शेयर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं अगर डबल कवर को रिप्रेजेंट करूं तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने बनेंगे सर? 2 बनेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ, तो आपको क्या निकालना है? स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ अगर मैं सिंगल की देखता हूं, सिंगल शेयर की देखता हूं, वन रिविट इन सिंगल शेयर, तो वन रिविट इन वन रिविट, एक ही रिविट है और आपके पास वन ही शेयर है, अगर वन ही शेयर है जिसको हम एज ए सिंगल शेयर नाम दे सकते हैं, सिंगल शेयर, सिंगल शेयर नाम दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा मेरे पास एन आर, नंबर ऑफ, पहले आएगा आपके पास नंबर ऑफ शेयर प्लान, एन एस इंटू एन एन इंटू पाई बाई 4 आपके पास डी नॉट का स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, कुछ इसी तरह से आएगा। अब देखिएगा 1 1 है तो सिंगल शेयर के लिए बनाया सर हमारे पास 1 1, इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है सर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये आ जाएगा सर पाई बाई 4 डी नॉट का स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। ये तो आपके पास सिंगल शेयर के लिए आया, बट जब हमें डबल शेयर के लिए करना पड़ेगा तो इन केस ऑफ डबल शेयर, तो डबल शेयर के लिए क्या स्ट्रेंथ हो जाएगी वो देखिएगा, डबल शेयर प्लेन के लिए। तो डबल शेयर प्लेन के लिए जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये बन जाएगी हमारे पास PS2 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन जाएगी मेरे पास n नंबर ऑफ शेयर प्लेन इंटू एन एन नंबर ऑफ रिविट इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर डी नॉट स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं एन एस की बात करता हूँ 2 इंटू एन आर की भी बात करता हूँ 2, तो पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स सिंगल शेयर की स्ट्रेंथ आ जाएगी। डबल रिविट का अगर मैं रिलेशंस निकालूं यहाँ पर तो आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, एक सेकेंड भाई, ये कितना आया? पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर इंटू 2 पाई अप, तो सिंगल शेयर आया तो 4 टाइम्स क्या आ जाएगा आपके पास? 4 टाइम्स इन ए सिंगल शेयर आ जाएगा, 4 टाइम्स इन सिंगल शेयर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। किसकी सर? डबल शेयर प्लेन की स्ट्रेंथ, डबल शेयर प्लेन की अगर हम क्या निकाल रहे हैं सर? स्ट्रेंथ निकाल रहेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? वो हमारे पास 4 गुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि रिविट जॉइंट में भी एक्सपीरियंस, देखिएगा सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रिविट की, तो रिविट जो आपका फेल हो सकता है, किस किस में फेलियर आ सकते हैं इसमें? रिविट के अगर हम फेलियर देखते हैं तो सर वो सबसे पहले आपका शेयर में फेल हो सकता है जिसको मैं PS लिखता हूं, और सर आपका बेरिंग में फेल हो सकता है, सॉरी टेंशन में भी फेल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं शेयर में भी फेल हो सकता है और आपका टेंशन में भी। बट जब हम प्लेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? प्लेट की बात करते हैं, और जो प्लेट में आपके फेलियर रजिस्ट हो गए किस किस में फेल हो सकता है? प्लेट भी सर आपका किस में फेल हो सकता है सर? प्लेट आपका शेयरिंग में भी फेल हो सकता है और सर आपका टेंसाइल में भी फेल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही। बट जब हम दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपका रिविट एंड प्लेट दोनों को आपस में कनेक्ट किया, तो जब दोनों को आपस में कनेक्ट किया तो किसमें फेल हो सकता है आपके पास? तो सर उसमें जो फेलियर आएंगे आपके पास वो भी आपको पता होना चाहिए। तो किसमें फेल होगा सर हमारे पास? हो सर वो आपका बेयरिंग में फेल होगा, तो बेयरिंग के लिए हमारे पास P। तो तभी तो आपका कनेक्शंस बनेगा, रिविट प्लेट को जब आपस में जोड़ेंगे किससे? किसी भी चैनल या एंगल सेक्शन से, तभी तो होगा। तो जो फेलियर रजिस्ट करेंगे आपके पास वो सर आपका रिविटेड कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं
रिवेटेड कनेक्शन का हो या फिर हमारे पास बोल्टेड कनेक्शंस का हो, तो सर वो आपका शेयर में फेल हो सकता है, बेरिंग में फेल हो सकता है और आपका टेयरिंग में फेल हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपका फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि डिजाइन ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट्स एज्यूम दैट। देखिएगा, जब भी हम रिवेट और बोल्ट की स्टडी करते हैं तो उसको डिजाइन करने से पहले हमें कुछ बेसिक एजम्पशंस का होना बहुत जरूरी है। अब ये कौन कौन सी एजम्पशंस है देखिएगा। पहली एजम्पशंस बोल रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट इज अकाउंटेड नॉट, तो पहली ही गलत होगी आपके पास। तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करता हूं A1 की, तो नहीं सर, कि यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है या बेंडिंग मोमेंट इज नेग्लेक्टेड माना जाता है डियर। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आप क्लियर हो गया है। तो पहली ही स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गई है सर, यहाँ पर फॉल्स हो गई है। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है आपके पास, वो देखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द रिवेट होल इज द फिटेड बाय द रिवेट। बिल्कुल, कि जो आपका रिवेट होना चाहिए, रिवेटेड, वो क्या होना चाहिए सर, कंप्लीटली फील्ड बाय होल होना चाहिए। वो होल में क्या होना चाहिए सर, पूरी तरह से फिट होना चाहिए। तो ये वाली क्या हो गई है सर, मेरे पास ट्रू हो गई है। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, स्ट्रेस इन द प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म। नहीं सर, ये भी गलत हो गया आपके पास। स्ट्रेस इन द प्लेन क्या होनी चाहिए आपके पास, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्ट्रेस इन द प्लेन क्या होनी चाहिए सर आपके पास, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इज यूनिफॉर्म। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये वाली स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अब आपकी लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड। नहीं, जो हमारे पास फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट, उसको क्या मानेंगे सर हम, इज नेग्लेक्टेड मानेंगे। क्या मानेंगे, दो चीजें तो आपको यहाँ पे नेग्लेक्ट ही करनी है। बेंडिंग मोमेंट को नेग्लेक्ट मानना है तो उसको अंडरलाइन करो। दूसरा सर आपको किसको नेग्लेक्ट करना है, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट को नेग्लेक्ट करना है। और रिविट जो होना चाहिए वो कंप्लीटली आपके होल के अंदर क्या होना चाहिए सर, फील्ड होना चाहिए। और स्ट्रेस ऑन प्लेन कैसे होनी चाहिए आपके पास, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मेरा राइट आंसर है, मुझे तो ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, तो मेरे पास बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज द डायमीटर ऑफ। तो देखिएगा, ग्रॉस डायमीटर की अगर मैं बात करता हूं, ग्रॉस डाया, तो ग्रॉस डाया को जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं वो किससे रिप्रेजेंट करता हूं सर, डी नॉट। तो ग्रॉस डाया क्या होता है सर आपके पास, नॉमिनल डाया, ये आपके पास होता है सर नॉमिनल डाया प्लस आपके पास क्लियरेंस होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। और जो नॉमिनल डाया प्लस क्लियरेंस होता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं आपके पास, होल डाया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, होल डाया ऑफ रिवेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ग्रॉस डाया का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूं तो इसको डी नॉट, और जो अगर मैं नॉमिनल डाया की बात करता हूं तो नॉमिनल डाया को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो आपके पास ग्रॉस डाया होता है वो बड़ा होता है सर आपके नॉमिनल डाया से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ ए रिवेट इज द डायमीटर ऑफ कॉल्ड रिवन बिफोर ड्राइविंग या रिवेट आफ्टर ड्राइविंग या रिवेट होल, तो उसको हम एज ए रिवेट होल बोलेंगे। ठीक है? तो आपके पास सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि वर्किंग शेयर स्ट्रेस द ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट इज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड। देखिएगा, जो ग्रॉस एरिया रिकमेंडेड किया गया है, आप चाहो तो यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। टाउ सी मैक्स अगर मैं बताऊं तो 0.40 FY होता है। क्लियर है? अब 0.40 FY होता है तो यहाँ पर FY मेरे पास कितना हो जाएगा सर, 250 हो जाएगा, यानी कि FY इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल ले लेते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है? ये टर्म्स मैंने ले ली है, बिल्कुल सही। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करके आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा सर आपके पास 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे एरिया चाहिए उसका। तो जब मैं इसका एरियाज के टर्म्स में फाइंड आउट करूंगा, यानी कि शेयर स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस एरिया ऑफ द रिवेट, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय
डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम सर, 9.8 कर देंगे, 9.8, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा सर, 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ये रिलेशंस निकालोगे। ठीक है, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है, व्हाट इज द एक्चुअल शेयर स्ट्रेस। और आप सभी जानते हैं, अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूं तो स्ट्रेस क्या होता है सर, आपके पास लोड बाय एरिया होता है। ठीक है, तो बट यहां पर कौन सी स्ट्रेस दी गई है, शेयर स्ट्रेस दी गई है। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा वर्किंग लोड, वर्किंग लोड, या आप ये भी लिख सकते हैं, वर्किंग लोड नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अब एरिया भी आपके पास आएगा, एरिया किसका आएगा, शैंक बोल्ट का, तो एस बी कर दो आप। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स कितनी दी गई आपके पास, 50 किलो न्यूटन। तो 50 किलो न्यूटन को मैंने क्या बनाया सर, आपके पास न्यूटन बना दिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा आप, एरिया कितना दिया है शैंक बोल्ट का आपके पास, ये दिया है 150 mm² दे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 333.33 न्यूटन पर mm²। तो यहां से जो मेरा रिलेशंस निकल के आया, यानी कि जो मेरे पास टाउ निकल के आया, वो 33.33 न्यूटन पर mm², या फिर हम बोल सकते हैं सर इसको क्या, मेगा पास्कल बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आपको क्या बताना है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है, मिनिमम होता है किस किस का सर, आपका शेयरिंग का होता है, आपका सर बेरिंग का होता है, और आपका सर टेयरिंग का होता है, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। आप क्या करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट करते हो डियर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो देखिएगा यहां पर कीजिएगा, पहला बोला लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट टू दी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो बिल्कुल लीस्ट बोला है, शेयरिंग बेरिंग टेयरिंग का डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए स्टेटमेंट क्या है सर, मेरे पास ट्रू है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सर ट्रू। बी देखते हैं, ग्रेटर स्ट्रेंथ, नो सर ग्रेटर स्ट्रेंथ नहीं होगा, फॉल्स। लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट प्लेट, नहीं रिवेट प्लेट नहीं होगा, रिवेट जॉइंट होगा सर, तो ये आपके पास फॉल्स आ गया है। लास्ट बोला ऑल दी ऑप्शन करेक्ट, नहीं सर फॉल्स है, एक ही स्टेटमेंट आपके पास सही है, वो कौन सी है सर, ए स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कोल्ड ड्रिवन रिविट्स रेंज ऑफ, देखिएगा कोल्ड ड्रिवन रिविट्स की जो रेंज होती है वो आपके पास कितनी होती है सर, वो 12 से 22 mm के बीच में होती है, 12 to 22 mm के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा अब आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट फॉर द रिवेट नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया बोले तो डी आपके पास दे दिया है 27 mm। तो यहाँ से आप सभी जानते हैं कि ग्रॉस डाया जो होता है वो डी प्लस 1.5 mm करते हैं हम, और सर डी प्लस 2.0 mm करते हैं। ये कंडीशंस कब फॉलो की जाती है, जब सर मेरे पास नॉमिनल डाया लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, और सर सेकेंड कंडीशन कब, जब 25 से बड़ा हो। तो आज 25 से बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा डी कितना दिया है सर हमारे पास 27 प्लस 2.0 mm, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा डी नॉट, आपके पास 29 mm आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर आ गया है यहाँ पर वो क्या आ गया सर, सी इज द राइट आंसर आ गया है। ये क्लियरेंस आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.5 कब ली जाएगी, जब डाया 25 mm और 25 mm से छोटा हो, और जब 25 से बड़ा कर दिया जाएगा तो 2। ये रिविट का केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयर पावर ड्रिवन रिविट, पावर ड्रिवन शॉप रिविट की बात की जा रही है। तो देखिएगा अगर मैं पीडीआर की बात करता हूं, पावर ड्रिवन रिविट, तो इसमें एक होता है शॉप ड्रिवन रिविट होता है, और अभी बताया मैंने एक आपके पास फील्ड ड्रिवन रिविट होता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर शेयर की वैल्यू, शेयर की वैल्यू बतानी है,
तो शेयर कितना होता है सर आपके पास 100 मेगा पास्कल होता है, ये अब तक तो याद हो गई है। और इसका 10% रिडक्शन तो 90 मेगा पास्कल होती है। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी थी सर, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट की बतानी है। तो कितनी हो जाएगी सर आपके पास 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 100 मेगा पास्कल का मतलब हुआ है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 90 मेगा पास्कल का मतलब हुआ है 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो गया सर, सी हो गया है। आप चाहो तो इसको भी क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। देखिएगा अजम्पशन से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला बोला है कि लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवेट, बिल्कुल कि सारे रिवेट्स पे जो लोड आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए आपके पास, यूडियली आना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मतलब क्या है सर, ट्रू है। नेक्स्ट बोला है कि शेयर स्ट्रेस ऑन ए रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ग्रॉस एरिया, बिल्कुल सर ये भी ट्रू है। सी बोला है बेरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ प्लेट ऑफ द रिवेट, बिल्कुल सही ये भी ट्रू है। और अगर हम बात करते हैं डी, यानी कि ऑल ऑफ द ऑप्शंस हमारे पास क्या हो गया है, सही हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हुआ है, पिकअप द रॉन्ग रिटर्न एजम्पशंस। अब आपको गलत एजम्पशंस को पिक करना है। तो देखिएगा गलत एजम्पशंस कौन सी है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहला बोला है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड, बिल्कुल अगर मेरे पास ए की बात करते हैं तो आपके पास ट्रू है। उसी तरह से अगर हम बी की बात करते हैं कि यूनिफॉर्मली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट इज नॉट कंसीडर किया जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर किया जाता है। तो आपको तो फॉल्स बताना था, तो ये आपके पास रॉन्ग आ गई है। अभी और भी देख लेते हैं, कोई और तो नहीं है। तीसरा बोला है बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, बिल्कुल कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट इज नॉट कंसीडर ही नहीं किया जाता है डियर, या निग्लेक्टेड, बेंडिंग मोमेंट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ आपके पास, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, फॉल्स। बचता है लास्ट स्टेटमेंट। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास सर, डी। पहला बोला है टोटल लोड ऑन दी जॉइंट्स इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल दी रिवेट्स, यस ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट डी भी क्या हो गया मेरे पास सर, ट्रू हो गया है। तो ये भी आपके पास ट्रू। तो आपको सिर्फ गलत बतानी है। तो गलत कौन सी हुई है हमारे पास सर, गलत हुई सर आपके पास, ओके बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, तो सही तो है ये आपके पास, फॉल्स लिख दिया हमने। बेंडिंग मोमेंट इज निग्लेक्टेड करते हैं ना, नॉट अकाउंट मतलब निग्लेक्टेड, तो ये भी सर आपके पास ट्रू हो गया है। तो जो राइट ऑप्शन है आपके पास, वो आपके पास बी इज द राइट ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चंस में गलती कर सकते हैं, तभी आप क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द मल्टीप्लाई विद परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस। देखिएगा जब आप बेरिंग स्ट्रेंथ की फाइंड आउट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है आपके पास, ये लिखते हैं हम सर डी नॉट इंटू टी इंटू सिग्मा बेरिंग स्ट्रेस, यही लिखते हैं। बट आज क्या है, अगर हमारे पास पर पिच लेंथ के हिसाब से निकालना हो, इन केस ऑफ बेरिंग स्ट्रेंथ एज पर पिच लेंथ, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में जब हम पर पिच लेंथ निकालेंगे तो उस कंडीशन में आपके पास हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, दूसरा ले लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपके पास P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, अगर आपको पर पिच लेंथ निकालना पड़ेगा तो पी क्या आपके पास पिच है, डी क्या आपके पास होल्ड आया इंटू थिकनेस, यानी कि P माइनस डी इंटू टी से क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लाविंग इज द टाइप ऑफ बोल्ट यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर। अब जब स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हम कौन सा करते हैं, देखिएगा आप हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन फ्री बोल्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बोल्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे राउंडर काउंट शैंक स्नैप पेन या रिब्ड। तो यहाँ पे जो हम मोस्टली करते हैं वो तो बोल्ट है, बोल्ट की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिब्ड बोल्ट यूज करते हैं, मोस्टली सुटेबल रहते हैं। ये क्या रहते हैं आपके पास,
मोस्टली टाइम क्या किया जाता है सर, इन्हीं बोल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जनरली ब्रिज रिवेट्स यूज्ड। देखिएगा जब हम ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज में क्या करते हैं हम सर, रिविट्स का यूज भी करते हैं और बोल्ट का यूज भी करते हैं। बट जब आप रिविट का यूज कर रहे हैं, मतलब अपने कील का यूज कर रहे हैं, तो उसका डायामीटर की रेंज क्या रहती है। अब जो डायामीटर्स की रेंज रहती है वो आपके पास 22 से 25 mm के बीच में रहती है भाई। ठीक है, रिविट की याद रखना अगर ब्रिज की बात की जा रही है। जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि रिविट इज सब्जेक्टेड टू शेयर एंड एक्सट्रीमली अप्लाइड इन टेंसाइल फोर्स। कि रिविट सब्जेक्टेड टू आपके पास शेयर भी आ रहा है और टेंसाइल फोर्स भी आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या दिया है, IS 800 2007 ने एक डायरेक्ट रिलेशन दिया है आपके पास। और रिलेशंस क्या दिया गया वो देखिएगा। पहला बोला है FL² बाई PS² प्लस, देखिए लेस देन 1 भी नहीं होगा, इक्वल 1 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 भी नहीं होगा, क्या होगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके पास सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट है कोडल फ्यूजन, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील बोल्ट एंड नट। आपको क्या निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब वहां पे कौन सी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहा हो। तो अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ FUB बोल्ट की बात करता हूं यहाँ पे, तो कितनी होती है आपके पास सर, वो होती है सर हमारे पास 440 मेगा पास्कल। ठीक है, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात करते हैं अगर यहाँ पर हम, या हम इसको ऐसे लिख दे तो ज्यादा बेटर है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कौन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और उस तरह से हमारे पास दूसरी कौन सी स्ट्रेंथ है आपके पास, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये कितनी होती है सर हमारे पास, देखिएगा क्लियर हुआ, ये होती है 370 मेगा पास्कल। अगर इसको मैं केजी में कन्वर्ट करना चाहूं तो केजी में मैं क्या लिखूंगा इसको स्टूडेंट, तो इसको लिखेंगे हम, और आपके पास 44 kg पर mm²। क्लियर है, और इसको क्या लिखूंगा, 37 kg पर mm² लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड रहता है आपके पास 1 हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन। परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन जो रहता है आपका माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं हम, तो रहता है सर हमारे पास 15%। तो ये आपको तीनों ही क्लियर होने चाहिए कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगा वो 440 मेगापास्कल, जो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा 370 मेगापास्कल, परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन जो रहेगा वो 15% रहेगा। आपको केजी पर एमएम में बताना है तो 440 की एक जीरो कम कर दीजिएगा 44, 370 मेगापास्कल की कम कर दीजिएगा 37। तो आपका इस आंसर क्या हो गया है 44, क्योंकि उसने पूछी कौन सी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंसाइल भी कौन सी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग उसने बात की है आपसे बस। ठीक है, क्लियर है, से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्लीप फैक्टर इन द बोल्टेड जॉइंट इज डिफाइंड एज। देखिएगा अगर हम बात करते हैं स्लीप फैक्टर की, तो ये जो कंडीशंस आती है कहाँ पे फॉलो की जाती है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में फॉलो की जाती है। जहां पे हम लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स इज टेकन एज, क्या होता है आपके पास, F क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, म्यू इनटू टी। जहां पे अगर मैं बात करता हूं इस टी की, टी क्या है हमारे पास, टेंसाइल फोर्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टी मेरे पास क्या हो जाएगा सर, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। क्लियर है, और अगर मैं बात करता हूं म्यू की, तो म्यू क्या हमारे पास यहाँ पर स्लीप फोर्सेस है। ठीक है, स्लीप फोर्सेस, या बोल सकते हैं स्लीप फैक्टर भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्लीप फैक्टर इज बोल्टेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द शेयर फोर्स टू कॉज स्लिप, या क्लैंपिंग फोर्स, या लोड बाय अलाउबल लोड, या शेयर फोर्स बाय लोड एट स्लिप। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका क्या रहेगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है कि इन ए रिवेट जॉइंट व्हेन द नंबर ऑफ रिवेट डिक्रीज फ्रॉम इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट, कि क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपके पास सपोज करो एक प्लेट है, प्लेट को थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं भाई, ये प्लेट है
और इस प्लेट को मैंने दो भाग में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब पीछे का इससे भी दिखाई दे रहा है। ये आपको फ्रंट व्यू है, ये इसका बैक व्यू होगा। तो आपको इनर एज से क्या दिखाई दे रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इनर एज में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मान लेते एक है, उसके बाद आपके पास 2 बोल्ट होंगे, उसके बाद एक और बोल्ट बढ़ गया आपके पास कुछ इस तरह से, यानी कि इस तरह से अब 4 आ गए हैं, और ज्यादा बोल्ट बढ़ गए हैं आपके पास, तो कुछ इस तरह से बोल्ट आपने यहाँ पे लगाने चालू कर दिए। ठीक है, बिल्कुल सही। पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर बैक में भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ये कुछ इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, ये आपके पास कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। क्लियर है, कुछ उस तरह से दिखाई देगा और कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ आपको किस तरह से पैटर्न्स में दिखाई देंगे, जिग जैग पैटर्न्स में दिखाई देंगे। कैसे सर, जिग जैग पैटर्न्स में, सॉरी डायमंड पैटर्न्स में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दिखा सकते हैं। और अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शंस अगर बताऊं को किस तरह से है, ये देखिएगा इस तरह से आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कौन से बन रहे हैं सर आपके पास, डायमंड रिवेटेड। तो इनको क्या बोलेंगे, चेन नहीं, चेन भी नहीं होगा, जिग जैग भी नहीं होगा, आपके पास क्या हो जाएगा सर, डायमंड होगा। ये आपने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं कि चेन होता है, जिग जैग होता है, डायमंड होता है, स्टैगर्ड होते हैं, ये सारे पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया है। तो ये कौन सा है सर आपके पास, डायमंड रिवेटिंग है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, द मटेरियल यूज्ड मेकिंग ए रिविट। रिविट को बनाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, देखिएगा अगर रिविट की अगर हम बात करते हैं, इट इज मेड ऑफ, ये किसका मिलकर बना होता है सर, ये सर आपके पास रॉड आयरन का मिलकर बना होता है, रॉड आयरन का होता है। और दूसरा सर आपका ये माइल्ड स्टील का बना होता है, यानी कि मेरे पास स्टील, और स्टील भी हम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, माइल्ड यूज करते हैं। और यहाँ पे रॉड आयरन में अगर मैं कार्बन कंटेंट देखना चाहूँ, कार्बन का कंटेंट जो होता है यहाँ पर वो कितना रहता है सर, रोट आयरन में लेस देन 0.1% रहता है। तो देखिएगा अगर यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो स्टील है। ठीक है, यानी कि स्टील यहाँ पे किसका काम करता है सर, आपका ये स्ट्रेंथ का काम करता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रॉट आयरन का काम क्या है, ये आपके मटेरियल्स को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, एंड आपके पास सर ड्यूरेबल बनाता है। तो हम अगर स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो इसका मेन क्या हुआ सर आपके पास, माइल्ड स्टील। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ ही है हमारे पास। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि which of the following is are neglected in the assumption of theory of rivet joints। देखिएगा जब हम रिविट की स्टडी करते हैं और बोल्ट की स्टडी करते हैं तो वहां पे हमने बेसिक एजम्पशन डिस्कस किया। तो दो ऐसी एजम्पशन थी जिनको हम नेग्लेक्ट मानते हैं, बेंडिंग मूवमेंट को नेग्लेक्ट मानते हैं और फ्रिक्शन बिटवीन को हम नेग्लेक्ट मानते हैं। तो पहला बोला है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड, सर ट्रू है, बिल्कुल सर इसको भी ट्रू है। दूसरा बोला है बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट, ट्रू है सर, इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द वे इन विच मेंबर्स आर कनेक्टेड, किसकी बात कर रहा है कि मेंबर्स आर कनेक्टेड, वे इन विच कनेक्टेड रिवेट जॉइंट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। रिवेट जॉइंट कंसिस्ट होते हैं दो टाइप्स के, एक लैप जॉइंट होता है, दूसरा बट जॉइंट होता है। देखिए एक लैप जॉइंट होता है और दूसरा कौन सा होता है सर आपका, बट जॉइंट। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया है सर, डी हो गया है। रिवेट जॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स जॉइंट, एक लैप जॉइंट और दूसरा बट जॉइंट। लैप जॉइंट्स में क्या होता है, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ ओवरलैप करके जॉइंट दिया जाता है, और बट जॉइंट में क्या होता है, दोनों प्लेट को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, देखिएगा 29 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इंक्लूड इन द बेसिक एजम्पशंस और फॉर द डिजाइन ऑफ रिवेट। देखिएगा एजम्पशन से फिर सवाल पूछा गया है, लोड इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल द रिवेट्स, बिल्कुल सर ट्रू स्टेटमेंट है। द एंड रिवेट गेट मैक्सिमम लोड, नहीं सर ये भी फॉल्स है, कोई एजम्पशंस नहीं है। द मिडल रिवेट मैक्सिमम लोड, ये कोई एजम्पशंस नहीं है सर। द लोड डिक्रीज फ्रॉम सपोर्ट एंड टू द फ्री एंड, नहीं सर ये भी फॉल्स है। तो एक ही एजम्पशन से यहाँ पर पिक करनी थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर 29 क्वेश्चंस का ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि रिविट में फेल्स ड्यू टू बेरिंग एंड शेयरिंग। रिविट किस में फेल हो सकता है, शेयर में फेल हो सकता है और आपका बेरिंग में फेल हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बट जब हम रिविट को प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो आपका रिविट प्लेट में जो फेलियर आएगा उसको हम किस फेलियर के नाम से जानते हैं सर, उसको हम टेयरिंग फेलियर के नाम से भी जानते हैं, सॉरी बेरिंग फेलियर बोलेंगे उसको, टेयरिंग नहीं बेरिंग फेलियर। तो आपका शेयरिंग हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि इन द बोल्टेड ज्वाइंट द कंबाइंड थिकनेस ऑफ टू प्लेट कनेक्टेड बाय बोल्ट। देखिएगा जब हम बात करते हैं बोल्टेड ज्वाइंट, बोल्ट ज्वाइंट देखिएगा, बोल्ट ज्वाइंट है कि जब आपको क्या कर रहे हैं, बोल्टेड ज्वाइंट्स, बोल्टेड जैसे दो प्लेट ओवरलैप करके आप उसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं आप सर, बोल्ट या रिवेटेड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, बोल्ट भी हो सकता है, यहाँ पे बोल्ट की बात की है तो हमने बोल्ट लिख दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका थ्रेडेड पोर्शन दिखाई देते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी ग्रिप लेंथ की, ये वाली ग्रिप लेंथ, तो इसको क्या बोलेंगे सर, हम ग्रिप लेंथ बोलेंगे, ग्रिप लेंथ क्या बोलेंगे सर, इसको हम ग्रिप लेंथ। और जो ग्रिप लेंथ होते हैं GL वो शुड नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए सर, 8D से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कोड ऑफ। तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको बोला जाता है आपका स्लिप लेंथ, बोल्ट लेंथ या टॉर्क लेंथ, नहीं सर उसको ग्रिप लेंथ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ रिवेट ज्वाइंट फ्लोविंग हैज द डिटरमाइंड। देखिए जब हम रिवेट ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रिवेट्स भी कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ रिवेट्स बताना चाहूँ तो नंबर ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा, फोर्स बाय रिवेट वैल्यू हो जाएगा। और रिवेट वैल्यू क्या होता है हमारे पास सर, ये मिनिमम होता है किस किस का सर, हमारे पास शेयरिंग का और सर हमारे पास बेरिंग का। क्लियर है, बिल्कुल सही। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रिवेट और रिवेट वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ रिवेट, और थर्ड हम क्या कैलकुलेट करते हैं सर, हम मिनिमम पिच। तो मिनिमम पिच का जो हमारे पास क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है सर हमारे पास 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया। ठीक है, नॉमिनल डाया। अब जब नॉमिनल डाया कैलकुलेट करते हैं हम, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फोर्थ हमारे पास क्या निकल के आएगा सर, साइज ऑफ रिवेट भी निकालते हैं। ठीक है, और साइज ऑफ रिवेट को हम होल डाया भी बोल सकते हैं, होल डाया भी बोल सकते हैं, और इसी को हम सर ग्रॉस डाया भी बोल सकते हैं, ग्रॉस डाया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायामीटर ऑफ रिवेट को भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ रिवेट को हम एज ए होल डाया या ग्रॉस डाया भी बोलते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या हो गया सर हमारे पास, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि इन कंपैरिजन टू रिवेटेड जॉइंट टू वेल्डेड जॉइंट। देखिएगा सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं रिवेटेड जॉइंट्स की, तो रिवेटेड जॉइंट्स क्या करता है, एक नॉइज पॉल्यूशन करता है, ठीक है, नॉइज करता है। बट अगर हम वेल्डेड जॉइंट्स की बात करते हैं, हालांकि जो हमारे पास रिवेटेड जॉइंट्स है वो आपके पास परमानेंट नहीं हो सकते, वो आपके टेम्परेरी भी हो सकते हैं, आप चाहो तो रिवेट को निकाल भी सकते हैं, हालांकि उसका शेप क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। बट जो बोल्ट है उसको वो पूरी तरह से क्या है आपके पास, टेम्परेरी है, उसको आप नट एंड बोल्ट से क्या करते हैं, कसते हैं, तो उसको आप इजिली रिमूव भी कर सकते हैं। बट जहां पे वेल्डेड ज्वाइंट की बात करते हैं तो वेल्डेड ज्वाइंट्स आपके पास एक परमानेंटली होता है, और ये ज्वाइंट कैसा होता है आपका, रिवेट के कंपैरिजन में और बोल्ट की कंपैरिजन में बिल्कुल हल्का होता है। तो यहाँ पे जो लाइट होता है आपके पास, हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होता है, बट अगर हम इसको वेट के हिसाब से देखें तो ये सर आपके पास लाइट होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है कि मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस बताना, आपको क्या बताना है सर, मिनिमम एंड डिस्टेंस बताना है, मिनिमम एंड डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस एंड हैज डिस्टेंस की, ठीक है, इसने बोला है नियरेस्ट एज प्लेट ऑफ शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट। तो देखिएगा यहाँ पर जो होगा ई मिनिमम, तो ये हो जाएगा सर 1.5 डी, और आपके पास हो जाएगा 1.7 डी। अब डी को डी नॉट लिख देते हैं क्योंकि होल डाया की हम बात कर रहे हैं। सर 1.5 जब सर हमारा क्या हो, मशीन कट हो, मशीन कट का मतलब आप समझते हैं, यस सर, मशीन कट का मतलब कि जब हमारा सरफेस कैसा हो सर, बिल्कुल प्लेन हो। और 1.7 डी नॉट कब सर आपका, जब हैंड फ्लेम कट हो, हैंड
फ्लेम कट हो। हैंड फ्लेम कट का मतलब कि जब सरफेस आपका रफ हो। तो देखिएगा उसने किसका पूछा, हैंड फ्लेम कट। तो ये क्या हो जाएगा 1.7 टाइम्स दी होल डायामीटर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। और होल डाया तो आपको कैलकुलेट करना भी आता है। होल डाया बोले तो ग्रॉस डाया, और ग्रॉस डाया आप कैसे निकालते हैं, नॉमिनल डाया प्लस क्लियरेंस, क्लियरेंस करते हैं आप। क्लियर है, तो ये आप सभी जानते हैं। क्लियरेंस आपके पास 25 mm तक का डाया है तो 1.5 25 से ज्यादा है तो 2 mm की क्लियरेंस देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ सिंगल एंगल कनेक्टेड विद द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो सपोज करो हम सबसे पहले गसेट प्लेट बनाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं हम किसके साथ, फॉर ए सिंगल एंगल कनेक्टेड विद सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। ये हमने कनेक्ट कर दिया है। तो देखिएगा जब इसको कनेक्ट करने पड़ेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिविट और बोल्ट का यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिविट और बोल्ट यूज कर दिए है। तो यहाँ पे कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो देखिएगा एक आपके पास ये और एक आपके पास ये, यानी कि डबल्स। तो यहाँ पूछा रिक्वायर्ड आर 2 देन द 1 रिक्वायर्ड फॉर एंगल ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, तो आपको 2 प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि रिविट एंड बोर्ड्स इज सब्जेक्टेड टू बोथ शियर स्ट्रेस एंड एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस एंड एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की बात की जा रही है। तो शियर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट जो करते हो एफ एस से करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सर किसकी, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की, तो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास किससे कनेक्ट किया है इसने, एस F कैलकुलेटेड से किया, कैन बी proportion that as stress does not exceed respectively allowable stress। allowable stress यहाँ पे TVF एंड STF आंसर। तो आपको आंसर निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका एक रिलेशन निकल के आता है कि TV कैलकुलेटेड बाय क्या होगा आपके पास, TVF होगा, TVF होगा। उसी तरह से आप बात करेंगे नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास STF कैलकुलेटेड बाय आपके पास एस टी एफ कैलकुलेटेड और एस टी। क्लियर है, तो ये जो आपके पास होना चाहिए किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए सर, ये 1.4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा अगर यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड कोड में दिया है टाउ वी को उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, एफ एस से रिप्रेजेंट किया है, और टाउ वी एफ को सिग्मा एस से रिप्रेजेंट किया है। बट एस टी एफ की बात करते हैं कैलकुलेटेड उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, एफ टी से कैलकुलेट किया है, और इसको सर उसने, ये एस है ना भाई एस, तो इसको उसने सर आपके पास सिग्मा टी से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन दिया है एफ एस कैलकुलेटेड बाय सिग्मा एस। तो आपका जो स्टैंडर्ड रिलेशन बनता है जो आपकी बुक में दिया है एफ एस कैलकुलेटेड बाय सिग्मा एस प्लस कुछ इसी तरह से दिया है एफ टी कैलकुलेटेड बाय सिग्मा टी इज शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, 1.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके पास IS 800 2007 ने कुछ इस तरह से लिखा है। क्लियर है, तो ये आपके पास आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ई इसका राइट आंसर हो गया है। 1.4 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, द शेयर फोर्स इंड्यूस इन द रिवेट आर मोमेंट 50 किलो न्यूटन। देखिएगा मोमेंट कितना दे दिया गया आपके पास, 50 किलो न्यूटन दे दिया गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोमेंट आपके पास कितना दे दिया है, 50 किलो न्यूटन मीटर दे दिया गया है। अब देखिएगा अगर आप इस ब्रैकेट कनेक्शन को देखोगे तो यहाँ पर आपके पास पिच भी दे दिया गया है। पिच सर मेरे पास 100 mm दे दिया है, और आपके पास गेज भी 100 mm दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे पिच की बात करता हूँ तो ये 100 mm दे दिया गया है, और गेज डिस्टेंस की बात करता हूँ तो भी मेरे पास 100 mm दे दिया गया है। और यहाँ पे कितने रिविट दिए गए हैं आपके पास, 4 नंबर ऑफ रिविट दिए हैं 20 mm डाया के, और नंबर ऑफ रिविट कितने हैं, 4 है, जिसका डाया कितना दे दिया है हमारे पास 20 mm का है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ पे कि द shear force induced in the rivet R when moment 50 kilonewton M is transmitted to a column flanged through a bracket using 4 number of 20 mm diameter rivet is approximately। तो आपने क्या निकालना है कि कितना फोर्स वो इंड्यूस करेगा आपके पास, तो कितना फोर्स इंड्यूस करेगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड रिलेशन से आपके पास जो फॉर्मूला है M into R डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय समीशन आर स्क्वायर। क्लियर है। मोमेंट आपके पास ऑलरेडी दिया है, आर आपको निकालना है रेडियल डिस्टेंस। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे इसका रेडियल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप इसका रेडियल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये रेडियल डिस्टेंस कुछ इस तरह से रहेगा इसका आपके पास, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा ये आपका 100 है तो ये हमारा रेडियल डिस्टेंस ये 100 है, ये कितना हो जाएगा सर आपका 50 हो जाएगा। ये भी हमारा सर 50 mm रहेगा और ये भी सर मेरे पास 50 mm रहेगा। मीटर्स में करना चाहूँ तो 0.05 मीटर्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं रेडियल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ, आर कैलकुलेट करना चाहूँ तो आर कैलकुलेट कर सकता हूँ। रेडियल डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर मेरे पास 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो 50√2 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फोर्स ड्यू टू मूवमेंट जो आया हमारे पास, फोर्स ड्यू टू मूवमेंट एफएम बोल देता हूँ, वो मूवमेंट कितना है मेरे पास 50 किलो न्यूटन मीटर है। रेडियल डिस्टेंस कितना आया मेरे पास सर 50√2 आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय अब डिवाइडेड बाय करेंगे हम समीशन ऑफ आर, कितने नंबर ऑफ वोल्ट्स है सर 4 है, इनटू 50√2 है। सॉल्व कीजिएगा और आंसर कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको हम, जब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा ना भैया, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1767 समथिंग आया। क्या है 17676। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1767 पॉइंट डैश न्यूटन आएगा। किलो न्यूटन के लिए डिवाइड बाय आप क्या कर दीजिएगा 1000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास 76 नहीं 17676 समथिंग आ रहा है, ठीक है 176,766 डिवाइड बाय 1000 कितना आ रहा है आपके पास 176। तो आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा सर 176 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि आप उसको कर नहीं पाओ, बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपने इजीली क्या कर दिया है सॉल्व आउट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, द स्टैंडर्ड क्लियरेंस फॉर होल डायामीटर विद स्लॉट फॉर फास्टनर 80 mm। देखिए यानी कि किसकी बात कर रहा है वो, आपके फास्टनर मतलब बोल्ट की बात की जा रही है। तो बोल्ट में आपने बताया था कि अगर आपके पास इफ हमारे पास डाया ऑफ बोल्ट क्या हो सर 12 से 14 mm के बीच में हो तो उस समय आपकी क्लियरेंस क्या रहनी चाहिए, तो उस समय क्लियरेंस रहनी चाहिए सर +1 mm। और अगर सर हमारे पास 16 से 22 mm के बीच में हो तो हमारे पास क्लियरेंस कितनी रहनी चाहिए +2 mm। 16 से 22 नहीं, अब 16 से 24 कर दीजिएगा 16 to 24 mm, ठीक है। और अगर हमारे पास 22 ही नहीं 24, और अगर सर ग्रेटर देन इक्वल टू 24 mm हो तो उस कंडीशन में हमारे पास +3 mm क्लियरेंस। आज दिया है 18 mm और 18 mm 16 और 24 के बीच में लाई कर रहा है, कितनी क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे सर हम 2 mm की क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, द पिच ऑफ 20 mm डायमीटर। आपको पिच निकालना है जब हमारे पास डायमीटर दे दिया गया है कितना 20 mm दे दिया गया। तो देखिएगा तो मिनिमम पिच का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है सर 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया। तो सॉल्व कीजिएगा 2.5 टाइम्स ऑन नॉमिनल डाया कितना है सर मेरे पास 20 है, तो 20 दूनी 40 और 10 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपका 50 mm आ जाएगा। मेंबर विद 8 mm थिक, आपके पास यहाँ पर थिकनेस भी दे दिया गया है सर कितनी 8 mm दे दिया गया है। तो गसेट प्लेट इज बिटवीन, तो जब थिकनेस दे दिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं पिच निकाल सकते हैं अगेन। तो यहाँ पे जो पी मैक्स रहेगा मेरे पास किस केस में सर टेंशन के केस में, वो सर मिनिमम रहेगा किस किस का सर 16T और 200 mm का। 16T को सॉल्व करेंगे 16 × 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 200 और यहाँ पे आ जाएगा सर 128 mm। तो ऑप्शन में चेक कीजिएगा आपके पास देखिएगा 50 के नियर अबाउट सिर्फ आपका ऑप्शन आ रहा है 54, और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम 128 तो मैक्सिमम आ रहा है 128। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर है, क्योंकि कोई एक ऑप्शन तो पिक करना ही पड़ेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन लैप ज्वाइंट। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट दे दिया है लैप ज्वाइंट्स की, वो कितनी दे दिया है 3800 न्यूटन दे दी गई है।
ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल कवर एंड डबल बट ज्वाइंट। देखिएगा सिंगल कवर के लिए देखते हैं, शेयर स्ट्रेंथ इन सिंगल शेयर के लिए। तो सिंगल शेयर के लिए तो जो उसने पहले ही दी गई है भाई उसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये कितनी हो जाएगी सर आपके पास 3800 न्यूटन हो जाएगी। बट अब बात करते हैं इन केस ऑफ डबल शेयर के लिए, इन केस ऑफ डबल के लिए, तो डबल के लिए क्या हो जाएगी सर आपके पास, डबल शेयर के लिए, हालांकि उसने डबल शेयर ही बोला है, ध्यान दीजिएगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन लेफ्ट जॉइंट 38 न्यूटन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल कवर एंड डबल कवर बट ज्वाइंट। अब देखिएगा डबल कवर है, यानी कि डबल कवर का मतलब है डबल शेयर है, और जब डबल शेयर है तो ये सिंगल शेयर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो पी एस डैश इज इक्वल टू हो जाए 2 टाइम्स ऑफ पी एस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू आपके पास 38, ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 76 न्यूटन हो जाएगा। और अगर वो रिविट भी बोलता, ठीक है, कि वहां पे दो रिविट या दो बोल्ट भी लगे हैं, तो आपको उस रिविट और बोल्ट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो आपका आंसर क्या हो गया 3800 न्यूटन एंड 7600 न्यूटन, तो यहाँ पे 3800 न्यूटन एंड 36 न्यूटन, तो आपका राइट आंसर है, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि फॉर ए रिवेट ज्वाइंट टेयरिंग स्ट्रेंथ PS, शेयरिंग स्ट्रेंथ Q एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ R, देन फॉर ए वेल डिजाइन ज्वाइंट्स फ्लोइंग होल्ड्स। देखिएगा अगर आपको डिजाइन करना है और वो कैसा डिजाइन हो आपका पास, वेल डिजाइन हो, तो उस समय जो मेरे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो आपके पास बेयरिंग स्ट्रेंथ के इक्वल होनी चाहिए, और बेयरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू आपके पास टेयरिंग स्ट्रेंथ के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि तीनों ही आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास सर इक्वल होनी चाहिए, तो आपके पास इज द राइट आंसर हो गया है सर मेरे पास डी। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ को इसने पी से रिप्रेजेंट किया है, बेयरिंग स्ट्रेंथ को सर इसने क्यू से रिप्रेजेंट, सर आर से रिप्रेजेंट किया है, और शेयरिंग स्ट्रेंथ को इसने क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो ये तीनों टर्म क्या होने चाहिए सर आपके इक्वल होने चाहिए, क्लियर है, तो राइट आंसर हो गया हमारे पास डी। नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चंस। 42 क्या बोल रहा है कि फैटिक लाइफ ऑफ वेल्डेड स्टील स्ट्रक्चर्स टू फैटिक लाइफ इन रिवेट स्टील स्ट्रक्चर इज द रेशियो ऑफ, स्मॉलर देन 1 होगा सर, लोअर देन 1, तो मतलब स्मॉलर देन 1 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या बोल रहा है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ऑल द लोड एक्सेप्ट विंड लोड इन द डिजाइन ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट इज टेकन एज, तो कितना लिया जाएगा सर आपके पास 1.4 लिया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट, और जब आप क्या करोगे सर विंड लोड का इफेक्ट कंसीडर करोगे तो उस कंडीशन में आपका कितना रहेगा 2 रहेगा। इफ अगर सर विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड हो तो उस कंडीशन में पार्शियली सेफ्टी फैक्टर इसका कितना रहेगा सर 1.2 रहेगा, और जब आपके पास सर ये नहीं दिए गए हो तो उस कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में 1.4, तो यहाँ पर आ गया सर नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन। 44 क्या है, द ग्रेटेस्ट ग्रिप लॉन्ग ऑफ रिवेट शैल बी, तो ग्रिप लेंथ मैंने आपको बताया शुड नॉट बी एक्सीड 8D, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया सर मेरे पास, सी इज द राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ फ्रेम्ड कनेक्शन, देखिएगा जब हम फ्रेम कनेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं आपके पास, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, और इसके साथ क्या करते हैं हम एज ए बीम कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने बना दिया है। अब जब इस तरह से बना दिया है आपने तो यहाँ पर आपको कुछ एंगल सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको क्या करते हैं कनेक्शन देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये आपके पास एज ए बीम की तरह काम करता है। तो ये क्या बोल रहा है आपके पास कि इन द डिजाइन ऑफ फ्रेम कनेक्शन द बोल्ट कनेक्टिंग द वेब ऑफ द बीम, बीम कहाँ कनेक्टेड है, वेब ऑफ द बीम से कनेक्टेड है, विद द कनेक्टिंग एंगल आर सब्जेक्टेड टू, जो कनेक्टिंग एंगल होगा वहां पे क्या आएगा आपके पास डबल शेयर आएगा, डबल शेयरिंग एंड बेयरिंग ऑन द वेब, या नो शेयरिंग, नहीं सर डबल शेयर आएगा आपके पास, ठीक है, डबल शेयरिंग एंड बेयरिंग ऑन द वेब आएगा, ये वेब की तरह काम करेगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि फॉर द बोल्ट अल्टीमेट स्ट्रेस दिया गया, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट दिया गया, कितना दिया गया है 420 मेगा पास्कल दिया गया है, एंड द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट
टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ द बोल्ट, यानी कि ASB दे दिया आपके पास कितना 100 m स्क्वायर। व्हाट इज द नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, आपको क्या निकालना है, नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी कि TDB निकालना है। सो बोल्ट, तो आप क्या करते हैं, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर कितना रहता है 0.9 इंटू FUB इंटू ASB। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 FUB कितना है 420, ASB कितना है सर आपके पास 100, तो वैल्यू तो न्यूटन में आने वाली होगी। तो सॉल्व कीजिएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 420 मल्टीप्लाई बाय 100, न्यूटन में आई, डिवाइड बाय आप 1000 कर दीजिएगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास 37.8 किलो न्यूटन आ जाएगा। टीबी कौन सी निकाली आपने, नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी, नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी 37.8 किलो न्यूटन। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि ड्यू टू एन इसेंट्रिक लोडिंग ए ब्रैकेट सब्जेक्टेड टू नॉमिनल मोमेंट the tangential force developed and any right angles to the radius। तो मैंने अभी बताया फोर्स ड्यू टू मोमेंट इज इक्वल टू आपके पास MR डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास समीशन ऑफ R स्क्वायर। तो ये क्या है M इंटू आर डिवाइड बाय समीशन ऑफ R स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन ए में ही मिल गया है, और R क्या है यहाँ पर आपके पास रेडियस वेक्टर, ठीक है, और M क्या है सर मोमेंट है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आपके पास असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है असर्शन कि इन स्ट्रक्चर्स बेरिंग टाइप जॉइंट्स, structural bearing type joints each connection is assumed to be transmit its proportional share of the applied load। बिल्कुल सही, ठीक है, सही है कि जो आपका लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपके पास प्रोपोर्शनली होना चाहिए, मतलब एज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। रीजन बोला है अप्लाई लोड पासिस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द कनेक्टर ग्रुप, और कहां से पास होना चाहिए था वो कनेक्टर ऑफ द ग्रुप से पास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पॉसिबिलिटी है, तो आपके पास राइट आंसर क्या हो गया सर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर इज द ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से जो हमारे पास वेल्डेड और रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शंस के जो पार्ट थे पांचों के पांचों पार्ट्स हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए है डियर। मिलते हैं अब आपको एक नए पार्ट्स में, यानी कि नए यूनिट के साथ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन को भी बिल्कुल इसी तरह से कवर किया जाएगा जिस तरह से हमने रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शंस को कवर किया है। तो जब तक मैं आपका नेक्स्ट यूनिट लेकर आता हूं तब तक आप इसी तरह से डियर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।